हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी तक हम पीछे देख चुके हैं कि कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद सिटीजनशिप का लॉ कैसे आया, फिर उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स देखे। अपने फंडामेंटल राइट डिस्कस करने के बाद अब हमारे पास आ जाता है इम्पोर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी बोला जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम जो हिंदी में लेते हैं वो है नीति निर्देशक तत्व, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है स्टेट्स के लिए। जो भी पॉलिसी स्टेट डिज़ाइन करता है वो इसके बिना कभी भी डिज़ाइन नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं डिटेल में विस्तार पूर्वक कि होता क्या है, व्हाट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये डिस्कस की गई है, किस पार्ट के अंडर ये आता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या होते हैं? ये असल में होते हैं राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व। इनको बोलते हैं हम नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्टेट कोई भी पॉलिसी इनके बिना डिज़ाइन नहीं कर सकती। इनको इंक्लूड किया गया है पार्ट नंबर 4 के अंडर, पार्ट नंबर 4 के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक हमारे आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए कहाँ से गए हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। इनको लिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन आयरलैंड के संविधान से हिंदुस्तान के संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए अब इसके बारे में ये भी जान लेते हैं कि किस इतिहासकार ने या किस न्यायविद ने इनके बारे में क्या आलोचना की है या क्या घोषणा की है, क्या इनका नाम दिया है। तो देखिए, इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। तो मैंने पहले भी शायद एक बार बताया था, जब उनके बारे में बताया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि केसी वेयर ने क्या बोला है। और यहाँ पर नाम आता है ग्रैनविल ऑस्टिन का। ग्रैनविल ऑस्टिन। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या नाम दिया है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने नाम दिया है कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसको नाम दिया है? ये नाम दिया है उसने नीति निर्देशक तत्वों को, यानी कि डीपीएसपी, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेतना, अपने अंदर से, आत्मचिंतन से। इसको बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन की ये आत्मा है। ठीक है, तो ये नाम किसने दिया? ये इम्पोर्टेंट है, ये है ग्रैनविल ऑस्टिन जिसने ये नाम दिया है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं विस्तार पूर्वक कि नीति निर्देशक तत्वों में जो 36 से लेकर के 51 तक जो आर्टिकल्स हैं उसमें क्या क्या डिस्कस किया गया है, किस बारे में ये बात करना चाह रहा है। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 36 क्या बोलता है। एक एक आर्टिकल वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। 3 हिस्से अलग अलग हैं इसके, पहले मैं बता देता हूँ। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड है डीपीएसपी। 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल यानी कि समाजवादी सिद्धांत। यहाँ पर है गांधीयन प्रिंसिपल यानी कि गांधीवादी सिद्धांत। और यहाँ पर है लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल क्या है? ये होते हैं मिश्रित, ना तो बहुत ज़्यादा उदारवादी, ना बहुत ज़्यादा गांधीवादी है, ना बहुत ज़्यादा समाजवादी है। ये है लिबरल इंटेलेक्चुअल। इनको 3 पार्टीशन में अलग अलग डिवाइड करके दिया गया है। अब मैं आपको क्रम वाइज अगर बताने लगूँ
तो हो सकता है कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं, जैसे मैं बात करता हूँ 36 से लेकर के 40 तक, कुछ इसके अंदर आ जाएंगे, कुछ इसके अंदर आ जाएंगे। तो मैं आपको जो डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, वो ऐसे करेंगे, पहले हम समाजवादी सिद्धांतों को डिस्कस कर लेंगे, फिर गांधीयन प्रिंसिपल को, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल को। तो ऐसे ही आप लोग, मैं चाहूँगा अपने नोट्स तैयार करें, ताकि आपको पता चले कि ये बोलना क्या चाहता है संविधान के अंदर, इनको ऐसे क्यों लिखा गया, क्रमबद्ध क्यों नहीं लिख दिया गया। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ जनरल बातें जो इसके बारे में करनी ज़रूरी है, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसका आर्टिकल नंबर 36 है, जहाँ से ये शुरू हुआ है, आर्टिकल नंबर 36 क्या करता है, आर्टिकल नंबर 36 यहाँ पर भी देता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कौन सी डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कौन सी स्टेट की बात यहाँ पर हो रही है। तो अगर आपको याद हो, आपने अच्छे से पढ़ा हो, फंडामेंटल राइट्स का अगर वीडियो देखा हो, तो वहाँ पर जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अंदर स्टेट की परिभाषा दी हुई है, सेम टू सेम परिभाषा वही यहाँ पर रहने वाली है। उसके अंदर बकायदा लिखा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के अंदर संविधान की परिभाषा, संविधान में स्टेट की परिभाषा लिखी हुई है, वही परिभाषा मेरी यहाँ पर रहने वाली है। तो इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, कौन सी डेफिनेशन ऑफ स्टेट की वो बात कर रहा है। अब मैंने बोला है कि इनका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंट, इनका दूसरा नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो नाम आया, ये कहाँ से आया, तो ये जो नाम आया है, ये नाम आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से नाम आया है, तो क्या फिर ये संविधान के, हिंदुस्तान के आज़ाद होने से पहले भी नीति निर्देशक तत्व होते थे? तो हाँ, बिल्कुल होते थे। उस समय पर इनका जो नाम था वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसके लिए बनाई गई थी? ये बनाई गई थी वायसरॉय के लिए, ताकि वायसरॉय जिस भी पॉलिसी को डिज़ाइन करेगा, तो इन चीज़ों को, इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में डाली गई थी कि पब्लिक के ध्यान की चीज़ें, कि पब्लिक को नज़रअंदाज नहीं करना है। आप जो भी पॉलिसी बनाओगे वो लोगों को ध्यान में रख करके बनाओगे। तो वो जो चीज़ ली गई थी उसको बोला गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्यों कर दिया गया? क्या इसको, क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किया गया और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं रख लिया गया? तो देखिए हुआ क्या था कि उस समय पर ये जो इंस्ट्रक्शंस थी, ये वायसराय के लिए थी, और ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर पर लागू होती थी। लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब जो पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते थे। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमने जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट ली है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर सरकारी तंत्र की हर एक चीज़ सम्मिलित है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में सरकारी तंत्र की हर एक चीज़ सम्मिलित है, चाहे वो संसद हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, या फिर आपकी जुडिशरी, या फिर आपका कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी तक, जो भी सरकार द्वारा संचालित चीज़ें हैं, वो सब स्टेट के अंदर इंक्लूड कर ली गई हैं। इसीलिए इनका नाम दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये बड़े सीमित दायरे के थे और इनका दायरा बहुत वास्ट कर दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए इनका दूसरा नाम भी है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इससे पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे इनके बारे में ये बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यानी हमारे बात किस चीज़ के बारे में करते हैं? तो ये जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं वो है सबसे बड़ी चीज़। आप जो भी नीति निर्देशक तत्व पढ़ोगे उसके अंदर आपको एक ही शब्द देखने को मिलेगा, जस्टिस। जस्टिस, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस। यहाँ पर जिस भी चीज़ की बात होगी तो वो होगी जस्टिस की, यानी कि न्याय की बात चलेगी। आप जिस भी डीपीएसपी को देखोगे तो आप देखोगे कि इसका ओवरऑल मकसद है न्याय दिलाना। किसको न्याय दिलाना? आम आदमी को न्याय दिलाना। तो देखिए और किस किस के बारे में बात होती है? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रैटर्निटी। अब आप देखोगे कि ये शब्द हमने पहले भी कहीं देखे हैं। तो हाँ, इन शब्दों को हमने देखा है, ये लिखे हुए हैं भारत के प्रियम्बल के अंदर, संविधान के अंदर। तो वहाँ पर जस्टिस की बात हुई है। कैसा कैसा जस्टिस की बात हुई है आपको पता होगा, सोशल, इकोनॉमिकल,
तो वो जो जस्टिस वहाँ पर वादा जो किया गया है, प्रियम्बल क्या है, वो संविधान की प्रस्तावना क्या है, वो वादा है संविधान का कि मैं आम आदमी को इन चीज़ों का वादा करता हूँ। तो वो अपने वादे को पूरा कर रहा है यहाँ पर। ये जो डीपीएसपी है ये उसके वादे को निभा रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जिस भी चीज़ की बात होगी तो वो इन चीज़ों की बात होगी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में हम पढ़ करके आए हैं, उन चीज़ों को मेंशन कर किया गया है। तो इसका ओवरऑल उद्देश्य क्या है डीपीएसपी का? तो ओवरऑल उद्देश्य है टू बिकेम ए वेलफेयर स्टेट, टू बिकेम ए वेलफेयर स्टेट, नॉट अ पुलिस स्टेट। दोनों शब्दों का मतलब समझे। पुलिस स्टेट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर तानाशाही है, ठीक है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको डंडे के जोर पर, आर्मी के जोर पर चुप करा दिया जाएगा। वेलफेयर स्टेट ये है जहाँ पर आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाएगा, सरकार जो भी काम करेगी वो इस चीज़ को, आपके वेलफेयर को देखते हुए करेगी, ठीक है। तो ये मकसद था डीपीएसपी को संविधान के अंदर इंक्लूड करने का। तो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं कि और क्या क्या बातें इसके अंदर होने वाली हैं। देखिए अभी आगे, तो आगे आ जाता है हमारा संविधान का अनुच्छेद नंबर 37। तो संविधान का अनुच्छेद 37 हमें कहता है कि दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन दी गवर्नेंस ऑफ कंट्री। अब फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ कि आगे इसके अंदर एक लाइन और ऐड की गई है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट देम। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये लाइन एज इट इज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद अपने हिसाब से जिस तरीके से आप इसको याद रख सको आप वैसे करिए। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये फंडामेंटल है किस चीज़ के लिए? गवर्नेंस के लिए। गवर्नेंस के लिए, देश की गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल है। अगर देश की गवर्नेंस के लिए ये फंडामेंटल हैं तो इनको फंडामेंटल राइट्स में ही रख देते, डायरेक्टली अधिकार प्रोवाइड कर देते ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया गया। ये ड्यूटी छोड़ी गई किसके ऊपर? स्टेट के ऊपर, सरकारों के ऊपर, कि आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जब जिसको जो देना है आप वैसे दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, किसी को थोड़ा चाहिए किसी को ज़्यादा चाहिए, आप उस हिसाब से दीजिए। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट दैम। तो ये संविधान के अनुच्छेद 37 के अंदर ये बात बोल दी गई है कि मुझे, ये खुद बोल रहे हैं कि मुझे, सरकारों की जिम्मेवारी बनती है कि हमें इम्प्लीमेंट किया जाए। किसको इम्प्लीमेंट किया जाए? इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ये खुद बोल रहे हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 37 बोलता है कि दीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट। दूसरी इनकी खास बात वो ये है कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या हुआ? नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार आपको किसी डीपीएसपी को लागू नहीं करती है या वो अधिकार आपको नहीं दे रही है तो ये सरकार की मर्जी है, यहाँ पर लिख दिया गया है, तो आप उसके लिए कोर्ट में केस नहीं कर सकते। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कैसे हैं? वो जस्टिसिएबल हैं। अगर कोई भी राइट, आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप क्या करोगे? आर्टिकल नंबर 32 के तहत या आर्टिकल नंबर 226 के तहत कोर्ट में जा कर के खड़े हो जाओगे कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा, दिलाइए। कोर्ट कहेगा अभी दिलाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा झुनझुना है लेके बजाते रहो, ठीक है। सरकार के हाथ में है, सरकार आपको जब जो देना चाहे देगी, नहीं अगर वो देना चाहती तो वो नहीं देगी, ठीक है। तो ये सरकार के हाथ में छोड़ दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर के साथ ये बात भी साफ साफ कर दी गई है कि सरकार अगर चाहे इनमें से किसी को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है, चाहे वो आपके आर्टिकल नंबर 14, संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 पता होना चाहिए कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल नंबर 19
राइट टू फ्रीडम, अगर इनको वायलेट करता है यानी कि इनका अगर उल्लंघन भी करके आपको कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है तो भी आप करोगे, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना है। वेलफेयर स्टेट, अब वेलफेयर स्टेट का मतलब हुआ कि आपको जो आपके नागरिक हैं उनको क्या देना है, न्याय देना है, न्याय। तो न्याय देने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो धन संपन्न है और सरकार बोलती है कि मैं स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ, जैसे सरकार स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाती है, सरकार बोलती है कि मुझे स्कॉलरशिप देनी है। मान लीजिए कोई पिछड़े वर्ग के छात्र हैं, सरकार बोलती है कि मैं इनको 10-10 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ। अब कोई छात्र ऐसा है जो धन संपन्न है और वो किसी और जाति से संबंध रखता है जो पिछड़ी जाति में नहीं आती, तो फिर वहाँ पर सरकार क्या कर रही है कि वो पिछड़ी जाति के अगर बच्चों को स्कॉलरशिप दे रही है तो वो जाके बोलेगा कि ये तो बराबरी नहीं हुई, राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन हुआ है कि बराबरी नहीं दी। अब एक को आप स्कॉलरशिप दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो, हाँ भाई बिल्कुल सही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, वेलफेयर स्टेट का निर्माण कर रही है। वो आपको उस रेस में लाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसके पास उतनी गुंजाइश नहीं है जितनी अच्छी गुंजाइश के अंदर आप हो। तो ये जो मतलब पेंशन्स और स्कॉलरशिप्स वगैरह ये जो प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये सरकारों के हाथ में होता है। सरकार जब चाहे इनको बंद कर देती हैं, जब चाहे इनको शुरू कर देती हैं। तो वो कहाँ से आता है, ये हमारा पूर्ण रूप से मूल रूप से अधिकार नहीं होता, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। अगर सरकार का बजट बनता है तो वो दे सकती है, नहीं बजट बनता है तो वो नहीं भी देगी। ठीक है, अभी जैसे आगे बताऊंगा इसका एक एग्जांपल कि अभी हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो कईयों बंदों की बुढ़ापा पेंशन और विधवा पेंशन और ये सब ख़त्म कर रही है सरकार। तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कहीं पर भी। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। ठीक है, लाइव एग्जाम्पल से बताया है कि क्यों, क्या, कैसे। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल वाइज। आर्टिकल नंबर 36 और 37 हमने देख लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हमारे कौन से होते हैं और किस किस आर्टिकल के तहत ये संबंधित हैं, इनको आप नोट करते जाइएगा और ध्यान से समझते जाइएगा। कब कब ये अमेंड हुए, कब कब ये ऐड हुए। अमेंडमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स होती रहती हैं। जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में अमेंडमेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 38 की। सबसे पहले आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 38। तो आर्टिकल नंबर 38 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 38 के अंदर बात की गई है टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ। देखिए अगेन बात किस चीज़ की आ रही है, वेलफेयर ऑफ। किस चीज़ की, वेलफेयर ऑफ किसका, पीपल, बाय सिक्योरिंग। अब यहाँ पर क्या बोला है, टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग। किस चीज़ को सिक्योर करना है, सबसे पहले देखते हैं सोशल ऑर्डर को। सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर सभी को पता है कि सामाजिक न्याय प्रणाली जो मतलब सिस्टम होता है उसको कैसे, बाय जस्टिस। जस्टिस मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि ओवरऑल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मतलब है वो है न्याय प्रदान करना। तो ये क्या कर रहा है, जस्टिस देगा आपको। कैसा जस्टिस देना है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। इसी की बात हुई है संविधान की प्रस्तावना के अंदर। किस तरह की जस्टिस की बात हुई है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। फिर उसके बाद एक और इसके अंदर जोड़ा गया था जो संविधान के अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये हमारा आया था 1978 के अंदर। तो इसके अंदर क्या जोड़ा गया था,
तो यहाँ पर एक लाइन जोड़ी गई थी किस चीज़ की, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ, टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हुआ कि जो असमानताएं हैं उनको कम से कम करना। तो किस चीज़ की असमानताओं की यहाँ पर बात हो रही है, इनकम की। सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की, इनकम की। दूसरी जो बात हमारी हो रही है स्टेटस की, और तीसरी बात हो रही है फैसिलिटीज़ की। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। उसने बोला कि पहले तो मुझे वेलफेयर को प्रमोट करना है, कैसे, सोशल ऑर्डर बनाना है। कैसे बनाओगे, जस्टिस दूंगा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ऐसे। उसके बाद ऐड किया गया कि भाई जो इनइक्वालिटीज़ हैं समाज के अंदर, एक आदमी बहुत गरीब है, एक आदमी बहुत अमीर है, उसको कम करो। कैसे, इनकम की जो है इनइक्वालिटीज़ उसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। स्टेटस की इनइक्वालिटी को मिनिमाइज करना है। स्टेटस की इनइक्वालिटी को कैसे मिनिमाइज करेगा, अब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अफसर लगा हुआ है या कोई बहुत बड़ा जिम्मेदार है तो वो बहुत ऊंचे पद पर है या कुछ है, नहीं, ठीक है, सब मिनिमाइज करना है इस चीज़ को। सब एक समान है। फैसिलिटीज़, सबको बराबर बराबर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। मतलब अगर गांव के एक घर के अंदर साफ़ पानी का नल आता है तो सभी के घरों के अंदर साफ़ पानी का नल जाएगा ही जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज़ करना है। और इस सब को ऐड किया गया था कैसे, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। और आपको पता होना चाहिए कि ये किस आर्टिकल के अंडर आता है, ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 38 के अंडर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39 की। आर्टिकल नंबर 39 इम्पोर्टेंट भी है और वो थोड़ा सा बड़ा भी है। सो आर्टिकल नंबर 39, संविधान का अनुच्छेद 39। तो संविधान का अनुच्छेद 39 क्या कहता है, ये बोलता है, सबसे पहले तो इसके अंदर कई पार्ट बने हुए हैं। तो सबसे पहला पार्ट बोलता है कि द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ, द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। लिवलीहुड का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जीने का, समानता से जीने का अधिकार। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है। सेकंड नंबर पर, पहला राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, सेकंड नंबर पर बात करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब ये हुआ कि जो भी बट रहा है वो सबको समान रूप से बटेगा, ठीक है। इनको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, समाजवादी प्रिंसिपल इसीलिए बोला गया है कि जो भी जाएगा समाज में बराबर बराबर जाएगा, ठीक है। किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार की, मतलब हम बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी का भी शोषण नहीं किया जाएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाएगा कि हमें वेलफेयर को प्रमोट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा मटेरियल रिसोर्सेज का वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, रहने के लिए, रहने का स्थान जो होगा साफ़ सुथरा होगा व्यक्ति का। अब जैसे मान लीजिए आप कहीं पर रहते हो और आपके घर के आसपास कहीं पर कोई फैक्ट्री सेटअप कर दी जाती है जिससे बहुत बुरी स्मेल आती है, जिससे एनवायरनमेंट कॉन्टेमिनेटेड हो रहा है, चाहे वो हवा कॉन्टेमिनेटेड हो रही है या वाटर कॉन्टेमिनेटेड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, आप केस फाइल कर दोगे, जा करके कंप्लेंट कर दोगे। तो वो कंप्लेंट करने का अधिकार आपको कहाँ से आया, क्योंकि सरकार ने आपको ये अधिकार प्रोवाइड करती है कि आपको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, सही प्रकार के एनवायरनमेंट में रहने का और साफ़ सुथरी कंडीशंस में रहने का आपको अधिकार मिलता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का यूटिलाइज करते हो और आप उसके खिलाफ कंप्लेंट करा सकते हो या करा देते हो, ठीक है। उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। इसके अंदर, सी पार्ट के अंदर इसमें बोलता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन जमा पूंजी को
इकट्ठा करने का क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ऐसा नहीं हो कि काला बाजारी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति वेल्थ मीन्स मनी भी हो सकती है, काला धन नहीं रख सकते आप स्टोर करके। देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप ये नहीं है कि अगर आप सोना इकट्ठा करने लगे, मान लीजिए कि आप लेडीज़ हो और आपको ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो आप अपने पास 10 किलो 20 किलो 50 किलो सोना आपने इकट्ठा कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हर चीज़ की एक लिमिट है, डिस्क्राइब्ड है कि आप इतने ग्राम से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। अगर आप इतने ग्राम से ज़्यादा आपके पास है तो आपको उसको गवर्नमेंट को हिसाब किताब देना होता है और उसको बाकायदा लीगली जमा कराना होता है। ठीक है, तो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या है कि आप बेवजह के चीज़ों को एकत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए कहाँ से आता है, यहाँ से आते हैं। और आगे बोलता है वो, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब जहाँ से प्रोडक्टिविटी आनी है, आपने उन्हीं संसाधनों पर कब्जा कर लिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उस चीज़ से क्या करता है वो, प्रिवेंशन करता है। आगे बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वीमेन। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बात बोल रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, चाहे आदमी है चाहे औरत है, समान काम के लिए समान तनख्वाह। तो देखिए यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, अगेन वही बात आ जाती है कि बात हो रही है जस्टिस की। आपको दे क्या रहा है, न्याय दे रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर दे रहा है। उसके बाद आगे बोलता है वो, ई पार्ट में बोलता है इसके कि प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिजर्व हेल्थ एंड, बोल रहा है प्रिजर्व हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। तो देखिए यहाँ पर वो बोल रहा है कि प्रिजर्व हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, यानी कि जो भी कामगार हैं, मजदूर हैं, उनकी हेल्थ का और उनकी स्ट्रेंथ का विशेष तौर से ख्याल रखना। तो ये सब आता है आर्टिकल नंबर 39 के अंदर। ई तक हम कर चुके हैं, अब आगे देखते हैं एफ। एफ में बोलता है अपॉर्चुनिटी फॉर। अब अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर बात हो रही है। अब अपॉर्चुनिटी की किसके लिए बात हो रही है, बच्चों की अपॉर्चुनिटी के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। अब देखिए बच्चों के ऊपर संविधान में विशेष तौर से ध्यान दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने फंडामेंटल राइट किए थे कि राइट टू एजुकेशन देने के साथ साथ और इनको बॉन्डेज लेबर और इस सब पे कानून के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में पहले तो बच्चे की डेवलपमेंट, सिर्फ विकास के बारे में, अभी पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करते हैं, पहले उसकी डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो हेल्दी डेवलपमेंट कंडीशन के लिए बच्चे की ये दिया गया है एफ के अंदर, 39 एफ के अंदर। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है, पहले 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट करके रखिएगा। ये 39 एफ के तहत है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं, ये कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो बाद में की गई थी 39 नंबर के अंदर। तो पहले देख लेते हैं हम आर्टिकल नंबर 39A जो आफ्टर अमेंडमेंट ऐड किया गया था। तो आर्टिकल नंबर 39A हमें क्या बोलता है, 39A हमें बोलता है टू प्रोवाइड की बात हो रही है या प्रोमोट की बात हो रही है। तो टू प्रोवाइड या प्रोमोट कुछ भी आप बोल सकते हो, टू प्रोवाइड और प्रोमोट इक्वल जस्टिस, टू प्रोवाइड या टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड
टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, मान लीजिए किसी ने कोई केस कर दिया, कोई क्रिमिनल है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वकील कर सके, हायर कर सके, तो उसको सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है। तो वो सरकारी वकील कैसे मुहैया कराया जाता है? तो वो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, टू प्रोवाइड या टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस। इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है और क्या करना है? टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड हमें प्रोवाइड करनी है। कोई बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता कानूनी कार्यवाही को, तो उसको अफोर्ड करने के लिए सरकारी वकील मुहैया कराना। तो ये सब आता है आर्टिकल नंबर 39A के तहत। तो ये जो मेरे पास है ये ऐड किया गया था आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट एक्ट था ये बहुत बड़ा था। इसने बहुत सी चीज़ों को उलट पलट करके रख दिया था। तो आर्टिकल 39 यहाँ पर ख़त्म होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि डिटेल में जितना आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा समझा दिया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जस्ट आप क्रैमिंग भी कर लो तब भी सही है, लेकिन मेरा जो मेन मोटो है वो है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो, आपको कम से कम समझ आए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन समझोगे नहीं तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पॉलिटी के अंदर। तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उसी चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर हमने डिस्कस किया आर्टिकल नंबर 38, 39 के एफ तक पार्ट A to F और 39A जो अमेंडेड पार्ट है इसका। उसके बाद अब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर कौन सा आ जाता है? अब आ जाता है मेरा आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 41 तो आर्टिकल नंबर 41 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 41 मुझे बोलता है टू सिक्योर द राइट टू। अब यहाँ पर क्या कर रहा है ये अगेन वही आपको बात चल रही है जस्टिस की, तो ये क्या कर रहा है? आपके राइट को सिक्योर कर रहा है। किस चीज़ के राइट को सिक्योर कर रहा है? सिक्योर राइट टू वर्क या फिर राइट टू आपका एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और किस चीज़ को? एंड टू पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की स्थिति में ये क्या करेगा? सिक्योर करता है किस चीज़ को? आपके काम करने के अधिकार को, आपके एजुकेशन प्राप्ति के अधिकार को, आपकी पब्लिक असिस्टेंस के अधिकार को। और किस किस कंडीशन के अंदर? अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तब, दूसरा अगर आप बीमार हो तब, तीसरा अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है तब। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, सिकनेस के अंदर, ओल्ड एज के अंदर, या फिर आपके अंदर कोई डिसेबलमेंट आ गई है या फिर आप बाय बर्थ डिसेबल हो, सो इन केस ऑफ डिसेबलमेंट। तो देखिए ये बोलता है कि टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको कितने तरह के अधिकारों को प्रोवाइड करता है। अब सपोज कीजिए कि अगर यही अधिकार आपको फंडामेंटल राइट्स कर दिए जाते फिर तो हिंदुस्तान के अंदर इंसान इंसान ना रहता, वो खुदा बन जाता। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। ये कुछ चीज़ें सरकार के हाथ में छोड़ी गई थी कि सरकार डिसाइड करेगी कि आपको ये चीज़ देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद आर्टिकल 41 डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल नंबर 42 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 42 अगेन बोलता है कि टू मेक प्रोविज़न, टू मेक प्रोविज़न फॉर। अब यहाँ पर किस चीज़ के बारे में प्रोविज़न बनाने की बात हो रही है? तो वो बोल रहा है
फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस, फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन। जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस किस चीज़ के लिए? काम करने के लिए, या फिर मैटरनिटी के केस में। मैटरनिटी मतलब जो मैटरनिटी लीव मिलती है ना माताओं बहनों को, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी उनको छुट्टी जो मिलती है, मैटरनिटी रिलीफ जो मिलती है 6 मंथ तक की मिल जाती है। जो भी प्रोविज़न्स वो जो प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो सब कहाँ से आते हैं? वो फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, स्टेट। कैसे प्रोवाइड करती है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर डीपीएसपी में ये बातें प्रोवाइड की गई हैं, टू मेक प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। अगेन बात जस्टिस की ही आएगी, आप जहाँ मर्जी देख लीजिए, जस्टिस की ही बात होनी है। जस्टिस किसको दे रहा है? आम पब्लिक को जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि जहाँ पर आप काम करते हैं या आपको मैटरनिटी रिलीफ जो दी जाती है, उसके अंदर आपको प्रोविज़न इस तरह से सरकार जो भी पॉलिसी डिज़ाइन करेगी वो इस तरह से करेगी कि ताकि आपको जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस बनाई जाए। अब आप इस चीज़ का एग्जांपल इतना देख लीजिए कि अगर कोई भी लेडीज़ प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर भी जॉब करती है, प्राइवेट जॉब भी करती है, तो वहाँ पर भी मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। ठीक है, तो वो जो प्रावधान है वो कैसे है? वो ऐसे ही है क्योंकि सरकार ने इस चीज़ को फोर्सफुली लागू किया हुआ है। ठीक है, तो सरकार जब चाहे जिस भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को चाहे तो फंडामेंटल राइट्स के रूप में लोगों को प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन इसके पीछे डिपेंड ये करता है कि सरकार का बजट है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो प्रोविज़न है वो बड़े कॉस्टली हैं। आर्टिकल नंबर 42 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल का एक पार्ट था। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43, तो आर्टिकल नंबर 43 मुझे क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 43 मुझे बोलता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हुई है, यहाँ पर वो बोल रहा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और आगे बोलता है वो एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ किसके लिए? फॉर वर्कर्स, जितने भी कामगार व्यक्ति हैं उनको ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है? पहली बात तो वो डिसेंट लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटीज़, किसको? वर्कर्स को। तो लिविंग वेज का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं है कि बस उसका गुजारा चल जाए, नहीं। लिविंग वेज का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुजारा करना नहीं है कि सिर्फ दाल पानी चल रहा है, नहीं। उसने वर्ड जोड़ दिया है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये नहीं है कि 100 रुपये में अगर बंदा खाना खा सकता है तो बस उतना ही सफिशिएंट है। उसके रहने का, खाने का थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए हिसाब किताब। तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यहाँ पर वर्ड जोड़ा गया है। तो लिविंग वेज का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बस उसको टुकड़ों पर पाल दिया जाए, बस वो जिंदा है, इतना नहीं। लिविंग वेज मतलब उतना नहीं। लिविंग वेज का यहाँ पर डेफिनेशन दूसरी है। लिविंग वेज का मतलब है कि वो ताकि एक अपना अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। उसके बाद बोला गया है कि सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलनी चाहिए। सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ से मतलब है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ एक आम नागरिक को मिलती हैं वही एक कामगार व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर फ्री पड़ा है तो उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और कोई व्यक्ति अगर जॉब पर है तो उसके पास कम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, नहीं। सबके पास समान अपॉर्चुनिटीज़ रहनी चाहिए। तो ये प्रोवाइड करता है कहाँ से? आर्टिकल नंबर 43। उसके बाद आर्टिकल नंबर 43 के अंदर एक और अमेंडमेंट की गई वर्कर्स के लिए, तो उसको देख लेते हैं। 43 के अंदर अमेंडमेंट ये की गई कि अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया आर्टिकल नंबर 43A। आर्टिकल नंबर 43A, तो आर्टिकल नंबर 43A इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एक दो बार पूछा भी जा चुका है। यहाँ पर बोला गया, किसके लिए बोला गया? ये फर्म्स के लिए या कॉरपोरेशंस के लिए बोला गया कि आप ऐसे स्टेप्स लीजिए, टू टेक स्टेप्स।
किस चीज़ के लिए? टू इनकॉर्पोरेट वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो क्या बोल रहा है कि वर्कर्स जितने भी वर्कर्स हैं वो काम तो कर ही रहे हैं, उनको कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेशन दीजिए। अब आपने देखा होगा कि कुछ फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स ऐसी होती हैं जो अच्छी फर्म्स हैं, वो क्या करती हैं, वो ऐसा करके रखती हैं। ऐसा कैसे करती हैं कि वो यूनियन लीडर होता है, एक यूनियन लीडर क्या होता है, वो मैनेजमेंट के अंदर कुछ शेयर का, मतलब वर्कर्स के कुछ शेयर कंपनीज फिक्स रखती हैं, अपने शेयर्स का कुछ परसेंट हिस्सा, 20%, 30% वो वर्कर्स को दे करके रखती हैं। तो यानी कि उतने परसेंट के शेयर होल्डर कौन हैं? सारे के सारे वर्कर्स हैं। अब उन वर्कर्स का जो लीडर होते हैं, वो कोई भी कंपनी अगर डिसीजन लेती है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि वर्कर वर्ग जो है उसको क्या बोलते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ताकि पता चल सके कि हाँ वर्कर्स की ये प्रॉब्लम है, आपकी ये जो पॉलिसी बना रहे हो ये वर्कर्स के हक में है, ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। तो ये जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ 42वां संविधान संशोधन कब आया था, 1975 के, सॉरी 1976 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल मेरा है आर्टिकल नंबर 47। सो आर्टिकल नंबर 47 बोलता है, आर्टिकल नंबर 47, सो आर्टिकल नंबर 47 बोलता है कि टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब खान पान का लेवल, और किस चीज़ का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, ये दो जगह आ चुका है, पहले भी आया था, पहले हमने देखा था वहाँ पर क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिकल 43 में बात बोली गई थी कि सिर्फ लिविंग वेज नहीं, उसका एक डिसेंट स्टैंडर्ड भी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोला है कि उसका न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, इम्प्रूव होते रहना चाहिए। और साथ ही साथ किस चीज़ में उसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, एंड इम्प्रूव हेल्थ, उसकी हेल्थ भी इम्प्रूव होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको मतलब जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल यही हो रहा है कि किसी की तरक्की नहीं हो रही है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन आफ्टर कोरोना का पीरियड, कोरोना काल के बाद क्या हो रहा है कि व्यक्ति वहीं तक सीमित है, ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अब वो जो ग्रोथ कराना है ना, वो संविधान में मेंशन्ड है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आए ताकि लोगों का स्टैंडर्ड बढ़े। अब देखिए स्टैंडर्ड कैसे बढ़ता है, पहले क्या होता था, बैलगाड़ी होते थे, उसके बाद साइकिल आए, फिर सबके पास साइकिल हो गए, फिर उसके बाद कुछ लोगों के पास मोटरसाइकिल, फिर सबके पास मोटरसाइकिल हो गए, फिर कुछ लोगों के पास कार। अब हम उस ओर अग्रसर हैं कि हर घर में कार होगी। मैक्सिमम ऐसा हो भी गया है जहाँ पर एक अच्छा स्टैंडर्ड बन चुका है, वहाँ पर लगभग सब इतने लेवल में है कि वो एक कार अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो 2 लाख की क्यों ना है, लेकिन अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं रखी हुई वो बात एक अलग है, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटीज़ तो हैं, लेकिन हम उसकी ओर अग्रसर हैं। तो वो सब क्या हो रहा है, कंटिन्यूली रेज हो रहा है लेवल का। और वो सब कैसे हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बना रही है, वो ऐसी पॉलिसीज़ लेकर के आएगी, तभी तो आपकी ग्रोथ होगी, आपका इनकम का लेवल बढ़ेगा। आज आप 10,000 कमाते हो तो हो सकता है 10 साल के बाद आपकी इनकम 50,000, 60,000 या 1 लाख भी हो। तो वो जो है मतलब कंटिन्यूसली आपका स्टैंडर्ड का रेज होना और लेवल ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं रेज होना, तो ये सब इसी चीज़ के अंदर इंक्लूड है। अब न्यूट्रिशन का लेवल रेज होने से मतलब मेरा ये है कि पहले क्या होता था, प्रेगनेंसी वगैरह में देखा होगा आपने, वैसे प्रेगनेंसी वगैरह का एग्जांपल छोड़िए, अब वैसे भी समझिए कि पहले लोग क्या करते थे कि सूखी रोटी खाते थे ऐसे ही, या सब्जी वगैरह का इस्तेमाल करते थे। आजकल क्या हो चुका है कि सैलड का फैशन अलग चल चुका है, कहीं
कीटो डाइट, कहीं फीटो डाइट और पता नहीं क्या क्या अड़गम सड़गम लोग खाते रहते हैं। और दूसरा जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह इन सब का जो, तो ये सब क्या हुआ है, स्टैंडर्ड बूस्ट हुआ है। ठीक है, आजकल हर कोई 5-7 हज़ार का डब्बा अपनी जेब में लेके घूमता है, तो वो सब जो है न्यूट्रिशन का स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है। तो ये थे हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर गांधीयन प्रिंसिपल। तो गांधीयन प्रिंसिपल मतलब जो गांधीवादी विचारों से प्रेरित थे। अब ये थोड़े से हैं, फटाफट से इनको हम देख लेते हैं कि गांधीयन प्रिंसिपल क्या है। तो सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है वो है आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 के अंदर क्या बोला गया था? आर्टिकल नंबर 40 था टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। तो आपने देखा होगा कि पंचायत के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है। पंचायत वाला जो कानून है ये तो लीगली भी लागू हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है। इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1992 के अंदर इसको लीगल कर दिया गया था। लेकिन वहाँ पर तो इसको लीगल किया गया, यहाँ पर ये क्या था? यहाँ पर ये डीपीएसपी के अंदर था। यानी कि मेंशन तो शुरुआत से ही कर दिया था कि विलेज पंचायत को, ये गांधी जी का वो था, मतलब विज़न था कि हर एक जो मतलब न्याय की अदालत जो है वो नीचे लेवल से शुरू होनी चाहिए। तो उन्होंने भी इस चीज़ का सपना देखा था कि ग्राम लेवल पर भी विलेज पंचायत वगैरह ये सब होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी, इसीलिए इनका नाम दिया गया गांधीयन प्रिंसिपल। उसके बाद आर्टिकल नंबर 40 आया, फिर उसके बाद आया आर्टिकल नंबर 43 गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर। आर्टिकल नंबर 43 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 43 के अंदर बोला गया, जिस चीज़ को वो बार बार बोलते थे कि प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्री, promote cottage industry and cooperatives at रूरल लेवल। तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी का जो ज़्यादा फोकस था वो गाँव की तरफ ज़्यादा था, क्योंकि वो उन्हीं की ये वर्ड भी उन्हीं के थे कि हिंदुस्तान की जो आत्मा बसती है तो वो हिंदुस्तान के गाँव में बसती है। तो उन्होंने हमेशा ही गांव की तरफ ज़्यादा रुझान रखा है। तो प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब है कि जो जैसे जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्री हम बोलते हैं कि जो गांव में जैसे घरों से ऑपरेट होती है, जैसे कि कोई लेडीज़ हैं वो सिलाई कढ़ाई का काम अच्छे से कर लेती हैं और वो अपना एक जॉइंट वेंचर बना करके, मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री ना बना करके, हथकरघा जो उद्योग है, चूड़ी बनाने का जैसे काम है और ये सब जो काम होते हैं जो करते हैं, तो उस सब इंडस्ट्री को क्या करना? प्रमोट करना, उसको बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। और कोऑपरेटिव्स, ग्रामीण स्तर पर कोऑपरेटिव्स की स्थापना करना। जैसे अमूल है, अमूल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वहाँ पर क्या है कि अमूल फैक्ट्री तो बाद में बना, पहले क्या था? ये कोऑपरेटिव ही था। कोऑपरेटिव का मतलब क्या था कि बहुत सारे औरतों का एक समूह वो क्या करता था? मिल्क को इकट्ठा करता था और उसको एक पर्टिकुलर सेंटर पे डाल के आता था। तो ये था कोऑपरेटिव लेवल, कोऑपरेशन लेवल। मतलब अगर आप यूनाइटेड रहोगे तो आप अपने मनपसंद रेट डिसाइड करोगे, आपके शोषण नहीं हो पाएगा, आप अपने मन चाहे दाम पर अपनी चीज़ को बेच पाओगे। तो वो चीज़, उस चीज़ का सपना उन्होंने देखा था। तो आर्टिकल नंबर 43 के अंदर ये चीज़ इंक्लूड की गई थी कि क्या किया जा सके, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। अब हमने ये बात भी देखी थी कि आर्टिकल नंबर 43 और 43A हमने पहले भी डिस्कस किया है। 43 पहले हमने डिस्कस किया कि लिविंग एज वगैरह, लिविंग वेज वगैरह और जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वगैरह जो था वो आता था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के अंदर। फिर हमने जो अमेंडमेंट इसके अंदर की थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, तो उसके अंदर हमने लिया था कि भाई वर्कर्स को क्या करो, इंडस्ट्री के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कराइए। लेकिन 43 के अंदर जो एक लाइन है जो गांधीयन प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस है वो है प्रोमोट कॉटेज इंडस्ट्री एंड कोऑपरेटिव्स एट रूरल लेवल। और एक और यहाँ पर 43B के अंदर अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 43B। तो आर्टिकल नंबर 43B जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ये हमारा हुआ था 2000, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के अंदर। तो इसको 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इंक्लूड की गई थी
वही है आर्टिकल 43B के अंदर हमें ये बोला गया है टू प्रोमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ सभी जानते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा कि सहकारी समितियां जो बनाई होती हैं, किसान जिससे लेन देन करता है, वो सब चीज़ें। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इंट्रोड्यूस की गई थी आफ्टर 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, तो वहाँ से हमने ये चीज़ उठाई है। उसके बाद आर्टिकल 43B तक हम कर चुके हैं। फिर आता है आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल नंबर 46B जो है वो क्या है? गांधीयन प्रिंसिपल है। गांधीयन प्रिंसिपल इसमें कैसे है? तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो मेरे SC या ST सेक्शन है और अदर वीकर सेक्शन है उनका ख्याल रखा जाए। अब आपको पता होगा कि गांधी जी SC ST का बहुत करते थे। उन्होंने इस चीज़ के लिए हरिजन संघ और इस तरह की 2-4 मतलब संघों की भी स्थापना की थी, सभाएं चलाई थी। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? तो यहाँ पर बहुत बात हो रही है कि SC ST या वीकर सेक्शन का ध्यान रखा जाए किस चीज़ में? एजुकेशन में और उनके एक्सप्लॉयटेशन में, मतलब वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉयटेड ना किया जाए, उनका शोषण ना हो। तो ये आता है आर्टिकल नंबर 46 के अंदर। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 47 के अंदर बोला गया है कि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ या नशीली वस्तुओं का प्रयोग ना हो। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और लीकर मतलब शराब वगैरह, इन सब पर बैन होना चाहिए। ठीक है, इन सब पर प्रोहिबिशन रहना चाहिए, इनके कंजप्शन पर बैन होना चाहिए। उसके बाद आगे डिस्कस किया गया है, लास्ट गांधीयन प्रिंसिपल है आर्टिकल नंबर 48 के तहत। आर्टिकल नंबर 48 के तहत ये आता है टू प्रोहिबिट स्लॉटरिंग ऑफ काउज, गायों के काटने पर प्रतिबंध। ये बड़ा हिट हुआ था जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी ना, उस टाइम पे काफ़ी हिट टॉपिक था, हॉट टॉपिक था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये संविधान के अंदर ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें एक और सिर्फ प्रोहिबिशन की बात नहीं हुई है, यहाँ पर गायों के उद्धार की भी बात हुई है। एंड टू प्रोमोट मिल्च ब्रीड, मतलब जो दुधारू गायों की नस्ल है उनको इम्प्रूव किया जाए और प्रमोट किया जाए, जैसा कि होता भी है। पहले गायें होती थी 2-4 किलो दूध देने वाली, फिर 10 किलो, फिर 20 किलो, अब तो 30 पे बात जाती है भाई। तो ये गांधीयन प्रिंसिपल हमारे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब हमारे बचते हैं कौन से? लास्ट एंड फाइनल, लिबरल इंटेलेक्चुअल। लिबरल इंटेलेक्चुअल, अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल के अंदर क्या आता है? सबसे पहले आ जाता है आर्टिकल नंबर 44। सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है ये, काफ़ी लंबे समय से। हॉटेस्ट क्या है? इसके अंदर बात की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये हुआ कि समान न्याय प्रणाली सभी के ऊपर लागू हो, सभी के ऊपर समान लीगल सिस्टम लागू हो। ये नहीं है कि जैसे हॉट टॉपिक कैसे है, ये जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलती है, जैसे पीछे चली थी कुछ साल पहले, तो इस पे काफ़ी मुद्दे गरमाए। मुद्दे गरमाने का मतलब ये है, जैसे कि मोमडन्स होते हैं, मुसलमान होते हैं, उनमें शरिया कानून, उसके हिसाब से उनके फैसले दिए जाते हैं। यहाँ पर जैसे हिंदू होते हैं तो हिंदू के अंदर जो हिंदू कोड होता है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो ऐसे जो रिलीजन वाइज जो सेग्रीगेशन हुआ है उसको सबको हटा करके पूरे देश के लिए एक देश एक कानून, यानी कि सभी का फैसला एक तरीके से होगा, रिलीजन का कोई मैटर नहीं रहे। तो वो सब चीज़ें होती हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, लेकिन इस चीज़ को अभी लागू नहीं किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 44 के अंदर आता है, DPSP के अंदर आता है। यहाँ पर ये तो बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करो। कहाँ पर लागू करो? थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री।
लेकिन इस पर कंट्रोवर्सी इतनी है कि इसको अभी तक लागू नहीं किया जा सका। फिर उसके बाद आ जाता है आर्टिकल नंबर 45। अब आर्टिकल नंबर 45 के अंदर हम देखेंगे, आर्टिकल नंबर 45 बोलता है, आर्टिकल नंबर 45 बोलता है टू प्रोवाइड अर्ली एंड चाइल्डहुड केयर, टू प्रोवाइड चाइल्ड केयर, किसको चाइल्ड केयर, किसको, कोई बच्चा होगा उसी को प्रोवाइड की जाएगी। और क्या प्रोवाइड करनी है, एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6 साल। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए, बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले बताया कि उनके डेवलपमेंट के बारे में बात की है, न्यूट्रिशन लेवल के बारे में बात की है, वो कहाँ पर बात की थी 39 के अंदर। अब यहाँ पर बात की गई है किस चीज़ के बारे में, चाइल्ड केयर और एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए 6 साल तक। अब यहाँ पर ये जो 6 साल का जो केस आया है ना, ये 6 साल का केस ना बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इसको अमेंड किया गया था, सिर्फ इस चीज़ को 6 साल लिमिट की गई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CAA कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। तो इसमें क्या किया गया था, यहाँ पर पहले यहाँ पर एज होती थी मेरी 14 साल, अब उसको क्यों हटा दिया गया था, उसको इसलिए हटा दिया गया था, अगर ये डेट आपको याद आए तो राइट टू एजुकेशन जो उधर 21 ए जो जोड़ा गया था ना, तो 21 ए के अंदर पहले ही हमने मेंशन कर दिया था कि 14 साल तक के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन देनी है। तो यहाँ से ये 14 साल की लिमिट हटाई गई, 6 साल रखी गई कि 6 साल तक के बच्चे की बात यहाँ पे करो, और 6 से 14 साल तक के बच्चे की बात हमने वहाँ पर की है। अगर ध्यान से उसको देखोगे, पढ़ोगे, एक बार जा करके रिवर्स करके देखिए कि वहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है, 6 से 14 साल, और यहाँ पर कर दिया कि 6 साल तक, यहाँ पर ले लो 6 से 14 राइट दे दो, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 45 के अंडर जो बात की गई है वो की गई है टू प्रोवाइड चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात की गई है आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 हमें क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 48 के अंदर बोला गया है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न लाइंस। अब इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि डेयरी फार्मिंग वगैरह और ये जो एग्रीकल्चर वगैरह जो होता है खेती बाड़ी, इसके अंदर मॉडर्न लाइंस पर ऑर्गेनाइज करना। आप देखते हो कि जैसे कि खेत जोतने के लिए पहले बैल होते थे, हल होते थे, फिर ट्रैक्टर्स आए और फिर उसकी इतने सारे इक्विपमेंट्स आने लगी, हार्वेस्टिंग मशीन्स और कंबाइंस और ये सब चीज़ें। तो ये सब क्या है, ये मॉडर्न लाइंस पर क्या किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सरकार क्या करती है, सब्सिडीज़ लेकर के आती है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, 30% देगी या 40% देगी। तो वो सब क्या करती है सरकार, कैसे करती है भाई, DPSP में मेंशन्ड है ये चीज़ आर्टिकल नंबर 48 के तहत कि सरकार प्रमोट करेगी इस चीज़ को, ऑर्गेनाइज करेगी ताकि उन्नत देश की तरफ, वो देश को उन्नति की तरफ बढ़ाया जा सके, उन्नत खेती को बढ़ावा दिया जा सके। अब आर्टिकल नंबर 48 के अंदर एक अमेंडमेंट की गई, उसको बोला गया आर्टिकल नंबर 48A। तो आर्टिकल नंबर 48A के तहत क्या अमेंडमेंट की गई, इसमें बोला गया टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड एंड सेफगार्ड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए बात किस चीज़ की कर ली गई, एनवायरनमेंट की बात कर ली गई, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। और जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव जो हमारे हैं, जंगली जीव जंतु जो हैं, उनको क्या करना है, सेफ गार्ड करना है। और किस चीज़ को सेफ गार्ड करो, उनके साथ साथ फॉरेस्ट्स को,
जंगलों को बचाओ। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐड किया गया कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इस चीज़ को इंक्लूड किया गया। अब ये जो चीज़ है ना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट वगैरह और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वगैरह, ये इम्पोर्टेंट है भाई। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि ये संविधान के अंदर कहाँ कहाँ मेंशन्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको पता रहना चाहिए कि कहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे बच्चों के बारे में जो बात की गई है वो आर्टिकल नंबर 45 के अंडर भी की गई है, और उधर मेरा 21A भी यही बात बोलता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, इस टाइप के क्वेश्चन बनाएगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना और देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट आ जाता है आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल नंबर 49 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 49 बोलता है टू प्रोटेक्ट, किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है? मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल, टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस और अदर हिस्टोरिक इंटरेस्ट्स। अब यहाँ पर हिस्टोरिक इंटरेस्ट्स का मतलब ये बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी पुरानी प्राचीन काल का, मान लीजिए कुतुब मीनार है, आप वहाँ पर घूमने चले गए और आप उसको तोड़ फोड़ के आ रहे हो, तो नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप उसको क्या कीजिए? प्रोटेक्ट कीजिए। अब इस चीज़ का संरक्षण कौन करेगा? वो कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार की ड्यूटी कर दी गई। आप देखते होंगे, आप जहाँ कहीं भी घूमने जाओगे, ताजमहल पे घूमने चले जाओ या दिल्ली लाल किले पे चले जाओ, तो आपको बहुत सारी सिक्योरिटी मिलेगी। आप देख तो सकते हो चीज़ों को, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों नहीं पहुंचा सकते? क्योंकि उनका संरक्षण करने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है। तो ये आर्टिकल नंबर 49 के अंदर डाला गया है कि अपनी हिस्टोरिक कल्चर को बर्बाद मत करना। उसके बाद दिया गया है आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर 50 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 50 क्योंकि मज़ेदार बात बोलता है। आर्टिकल नंबर 50 बोलता है मुझे कि टू सेपरेट जुडिशरी, टू सेपरेट जुडिशरी। जुडिशरी को कहाँ से सेपरेट करना है? एग्जीक्यूटिव सर्विस से। अब एग्जीक्यूटिव सर्विस से सेपरेट किस तरह से करना है? अब आप लोग देखोगे कि जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर, जो कलेक्टर होता है, यहाँ पर बताते हैं कि ये होता है कलेक्टर, और ये होता है जज। कलेक्टर अपना कलेक्ट्री का काम करेगा, जज अपना जज वाला काम करेगा। पहले क्या होता था इंग्लिश काल में, और इंग्लिश काल में ही ये काम चला ज़्यादातर। उसके बाद तो ये पावर्स जो हैं इधर से छीन ली गई थी। कलेक्टर जो होता था उसके पास जुडिशरी पावर्स होती थी। जब अंग्रेजों का शासन था तो वहाँ पर क्या था? कलेक्टर क्या हुआ? कलेक्टर हुआ एक एग्जीक्यूटिव, और ये जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव के पास जुडिशरी पावर्स थी, तो उसका क्या होता था? मिसयूज होता था। तो यहाँ पर कर दिया गया कि भाई कलेक्टर साहब आप अपनी जगह, जज साहब आप अपनी जगह रहो, इधर रहो। तो यहाँ पर ये बोला गया कि सेपरेट करो किस चीज़ को? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव सर्विस से। सो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव सर्विस से सेपरेट कर दिया गया। तो ये किया गया है आर्टिकल नंबर 50 के तहत, ये बात बोली गई है। अब लास्ट आर्टिकल मेरा बचता है, वो है मेरा आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 क्या बोलता है? ये स्टेट्स के लिए है। स्टेट्स मतलब राज्यों के लिए है डायरेक्टली। आर्टिकल नंबर 51 ये बोलता है कि आपको क्या करना है? टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस। देखिए, सबसे पहली बात हुई टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड maintain just
एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर उसने बोला है टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आम आदमी के लिए नहीं है ये लाइन, ये लाइन है राज्य की सरकार के लिए कि आपको क्या करना है। अगर भारत सरकार ने किसी देश के साथ कोई फ्रेंडली एग्रीमेंट किया है तो आप भी उस देश के साथ उस मित्रता को बरकरार रखोगे। अगर भारत देश की किसी के साथ कोई शत्रुता है तो ये नहीं है कि मान लीजिए इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन बड़े कॉर्डियल नहीं है और हरियाणा के सीएम जो हैं वो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं उसके साथ जा कर के गुफ्तगू करें और उसको अपने यहाँ इनवाइट करें। नहीं, तो आपको क्या करना होगा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या रखना होगा, प्रमोट करना होगा और मेंटेन करने होंगे जस्ट एंड होनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, यानी कि देशों के बीच के आपसी ताल्लुकात ना बिगड़े। अब उधर पता चला कि मोदी जी कुछ करके आए और इधर स्टेट का जो मतलब मुख्यमंत्री है वो कुछ करके आ गया, नहीं। आप एज अ नेशन काम करोगे। आपको क्या करना है, इंटरनेशनल पीस हैं, सिक्योरिटीज़ हैं या ट्रीटीज़ हैं, जो भी हमारी संधि वगैरह हैं किसी देश के साथ अगर भारत सरकार ने की हैं, मान लीजिए किसी राज्य के अंदर कांग्रेस की सरकार है और ऊपर सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी के रिलेशन आपस में कुछ भी रहें, लेकिन जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट, उससे उलट ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे देश की आन बान शान पर कोई आ चाहे। तो ये हमारा है सारा का सारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से इनको लिया गया है ये आपको पता होना चाहिए, क्यों इनको इम्प्लीमेंट किया गया। अब आपको ये बात समझ आ ही गई होगी कि इनका मुख्य उद्देश्य है एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना। दूसरा इनका उद्देश्य है सबसे बड़ा, वो ये है कि आपको न्याय दिलाना। ये जस्टिस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी बात होगी वो जस्टिस की बात हो रही है कि इनको क्या करना है, आपको न्याय देना है। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं डीपीएसपी के कुछ, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की बात आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट की। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव। अब टकराव कैसा, किस किस के बीच में होगा टकराव, बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया था कि ये जो हैं ये जस्टिसिएबल हैं, मतलब अगर इनको लागू करोगे तो इनको लागू कोई नहीं करता है तो आप कोर्ट में चले जाओगे। और ये कैसे हैं, ये हैं नॉन जस्टिसिएबल। अब दूसरी ओर क्या बोला गया है, दूसरी ओर ये बात बोली गई है कि सरकार को ये बात बोल दी गई कि आप इनको लागू करिए। अब जब इनको लागू करेंगे तो इनको भी तो वायलेट होगा, इनका भी तो वायलेशन होगा उस केस के अंदर। अगर मैं कोई ऐसा, मान लीजिए मैं सरकार हूँ और मैं कल से घोषणा कर दूँ कि सबको 500-500 रुपये पेंशन मिलेगी, ठीक है, सबको 500-500 रुपये पेंशन मिलेगी जो व्यक्ति बेरोजगार है, ठीक है। अब मैं 500-500 रुपये दे रहा हूँ तो वो जा तो टैक्स पेयर की जेब से रहे हैं। अब जो बंदा रोजगार है, जो बंदा नौकरी कर रहा है, उसका क्या कसूर है। एक बंदा तो बैठे बिठाए खा रहा है, एक बंदा ऐसा है कि वो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके बाद उसका गुजारा हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ, कैसे दे सकता हूँ, क्या राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं हुआ, सबकी समानता का अधिकार फिर कहाँ गया। तो इस टाइप के जो केसेस आए उनको डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला केस जो था उसमें छोटी में लिख लेते हैं, ये था चंपाकरम दोराई राजम, चंपाकरम दोराई राजम केस। चंपाकरम दोराई राजम केस ये हुआ था 1951 के अंदर। इस केस के अंदर क्या बोला गया था, अब आपको जस्ट सुन लेना है। जो बात इसका निचोड़ है, अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, मुश्किल है आपसे पूछा जाए लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं ये आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के कॉन्फ्लिक्ट के हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस केस के अंदर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था और क्या डिसीजन दिया था, वो डिसीजन आपको लिख करके पूछ ले। या ऐसा पूछ ले कि 4 केसेस आपको दे दिए जाएं और उनको पूछ लिया जाए कि इनको क्रम वाइज लगाइए कि सबसे पहले इनमें से कौन सा हुआ था। तो ये डेट भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि 1951 में ये केस हुआ था और इसके अंदर किस चीज़ को लेकर के हुआ था। तो चंपाकरम दोराई राजम नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने ये केस किया था। केस किस लिए किया था
ये केस ऐसा हुआ था कि ये 1951 के अंदर MBBS में एडमिशन लेने गई थी एक्चुअल में। तो वहाँ पर अब इन्होंने देखा कि हिंदुस्तान अब आज़ाद हो गया है, तो ठीक है। अब वहाँ पर इन्होंने देखा कि वहाँ पर ना उनको रिजर्वेशन दिया हुआ था, तो इन्होंने उस रिजर्वेशन को चैलेंज किया था कि रिजर्वेशन कैसे दे सकते हो जब हम आज़ाद हो चुके हैं, सब अलग अलग मतलब इंडिपेंडेंट है, सबके लिए समान अधिकार हैं। तो इन्होंने उस केस में उस रिजर्वेशन को चैलेंज किया था, क्योंकि वो क्या था, वो उसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन था। तो अब यहाँ पर हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अगर कभी भी दोनों के बीच में लड़ाई होती है, फंडामेंटल राइट के और DPSP के बीच में अगर कभी भी लड़ाई होती है, तो हमेशा ही हमेशा जीत किसकी होगी, फंडामेंटल राइट्स की जीत होगी। ठीक है, तो इस केस के अंदर चंपाकरम दोराई राजम के अंदर उन्होंने ये बात बोल दी थी। लेकिन साथ ही साथ एक बात और उन्होंने बोली, वो ये बात बोली कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वो किसी भी DPSP को लागू करा सकती है विदाउट फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन। चाहे फंडामेंटल राइट का फिर वॉयलेशन हो भी तब कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड कर दिया गया है। जब इतनी बात आई तो फिर उसके बाद क्या हुआ था, भारत सरकार ने कई सारी अमेंडमेंट की थी। जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो भी उसके बाद हुई। जब ये लाइन उन्होंने केस के अंदर ये वर्डिंग जोड़ दी थी तो उसके बाद फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। तो ऐसे इस टाइप से मतलब आगे हुआ था। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक केस आया था, वो था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस के अंदर फिर आया था गोलकनाथ केस। अब गोलकनाथ जो केस हुआ था, गोलकनाथ केस हमारा हुआ था 1967 के अंदर। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ये जो तुम धड़ाधड़ इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो ना, इधर कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब उनको अमेंडमेंट किए जा रहे हो और लागू किए जा रहे हो, फंडामेंटल राइट्स कहाँ गए? फंडामेंटल राइट्स की तो धज्जियाँ उड़ा दी तुम लोगों ने। फिर कैसे फंडामेंटल राइट्स हुए? अब जब चाहो आप आपकी जहाँ मन आया, जिसको मन आया, जो चाहे दे दी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो गोलकनाथ केस के अंदर उन्होंने बोल दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद अगेन अमेंडमेंट्स हुई, अमेंडमेंट्स होने के बाद थोड़े से प्रोविजंस आए, लेकिन वो हमारे उतने मतलब के नहीं है। फिर उसके बाद एक आया था केशवानंदा भारती केस, ये सब आपको पता ही है, मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। केशवानंदा भारती केस के अंदर क्या हुआ था, 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिफाइन कर दिया था कि भाई आप ऐसा करो, कोई भी अमेंडमेंट करो, लेकिन संविधान के मूल रूप का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर संविधान के मूल रूप का नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नो डाउट आप किसी भी नीति निर्देशक तत्व को लागू करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है संविधान का, उसका किसी भी प्रकार से कोई भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे चलते गए तो फिर एक नेक्स्ट केस आया था, वो था मिनर्वा मिल्स केस। लास्ट इस सीरीज के अंदर मिनर्वा मिल्स केस 1980 के अंदर। सो मिनर्वा मिल्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब डेडलाइन दी थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, दिस इज अ बैलेंस ऑफ। अब ये यहाँ पर उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कोर्ट ने, इसने बोला कि ये क्या है, किस चीज़ का बैलेंस है ये बात बोली थी यहाँ पर कि दिस इज फाउंडेड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेड ऑन बेड रॉक ऑफ, बेड रॉक मतलब मील का पत्थर जैसे होता है, तो इसको मतलब बनाया गया था बेड रॉक पर, किस चीज़ के बैलेंस पर, बैलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात बोल दी थी कि इन दोनों के बीच का बैलेंस तो बना करके चलना पड़ेगा, किस चीज़ का, फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, क्योंकि भारत का संविधान इसी के बिहाफ पर तो बनाया गया है। तो संविधान की उन्होंने और ज़्यादा डिटेल में मतलब इसको पढ़ा और ये वर्डिक्ट दी थी। तो मिनर्वा मिल्स केस के अंदर इस चीज़ को बोल दिया गया था।
अब मैं आपको बताता हूँ, ये थे कॉन्फ्लिक्ट और केसेस जो मैंने आपको बताए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे। अब उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट कैसे करती है सरकार, इम्प्लीमेंटेशन का देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करती है? अब जैसे पहले आपने सुना होगा 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन बना था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर दिया था मोदी सरकार जैसे ही आई। उसके बाद उन्होंने नीति आयोग बना दिया, पॉलिसी कमीशन। ठीक है, नीति आयोग जो बन गया। नीति आयोग क्या करता है? वो क्या करता है, पॉलिसीज़ को ड्रॉ करता है। जैसे प्लानिंग कमीशन क्या करता था, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान जो बनते हैं वो सब बनाता था। तो पंचवर्षीय योजना क्या है कि कोई भी सरकार आई तो वो 5 साल के लिए अपना विज़न रखती थी कि मैं ये पॉलिसीज़ देश के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, ये सब करने वाली हूँ। तो उस काम को कौन करता था? प्लानिंग कमीशन। अब कौन करता है? नीति आयोग करता है, पॉलिसी कमीशन करता है। अब मैं आगे आपको और भी चीज़ें बता चुका हूँ, जैसे आपके कई सारे कानून बने हुए हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये सब जो है आपके बने हुए हैं। वो किस किस बिहाफ पे बने हुए हैं? ये बने हुए हैं डीपीएसपी के अकॉर्डिंग। और आपको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, खादी ग्राम उद्योग वगैरह ये जो हैं ये सब बने हुए हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री हुई, आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुई, नेशनल स्मॉल कॉरपोरेशंस हुए हैं आपके जितने भी, ये सब किस पे बने हुए हैं? डीपीएसपी की इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, अदर जो मेन इम्पोर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये कहाँ से आया है? आपको पता ही है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बात हुई है हमारी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये भी कहाँ से आई है हमारी? डीपीएसपी से। उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट 3 टायर पंचायती राज, ये भी कहाँ से? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो ये सब मैं वो बातें आपको बता रहा हूँ जिनको सरकार ने कानून के रूप में इम्प्लीमेंट कर दिया है। ठीक है, जो आपको दे दिए गए हैं। ठीक, जैसे 3 टायर पंचायती राज हुआ, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हुआ, ये सब चीज़ें। अच्छा, दूसरा इम्पोर्टेंट हमने बात की थी कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल नंबर 50। अब वहाँ पर उसके तहत क्या दिया गया? उसके तहत दिया गया सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सीआरपीसी सबसे इम्पोर्टेंट, सीआरपीसी जो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ठीक, ये कहाँ से दिया गया? डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करके दिया गया। और इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखते हो कि आपके गांव में, कस्बे में प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स खुली हुई हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ये सब कहाँ से आते हैं? तो ये सब जो है वो किस चीज़ की है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशंस की हुई है। ठीक, अब इनसे अलग भी क्या कुछ और चीज़ें भी हैं जो इम्प्लीमेंट करवाती हैं? जैसे हमने देखा था कि हमारे फंडामेंटल राइट से अलग भी कुछ लीगल राइट्स थे, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार। 2-3 वो ऐसे कौन से हैं? डायरेक्टिव्स ऐसे कौन से हैं जो पार्ट 4 से बाहर लिखे हुए हैं? तो सबसे पहला डायरेक्टिव्स उस स्टेज के अंदर है, वो है आर्टिकल नंबर 335। 335 ही आता है ये पार्ट नंबर पड़ता है हमारा 16 के अंदर, पार्ट नंबर 16 में। अब आर्टिकल नंबर 335 क्या बोलता है? ये बोलता है SC ST को जो रिजर्वेशन मिला हुआ है ना, रिजर्वेशन इन सर्विसेज, सर्विसेज मतलब नौकरी के अंदर जो SC ST को आरक्षण मिलता है, तो वो उसकी सुविधा कहाँ से आती है? ये आर्टिकल नंबर 335 से। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 350। आर्टिकल नंबर 350 ये 16 में था, ये 17 पार्ट में आ जाता है।
तो आर्टिकल नंबर 350 मुझे क्या बोलता है? ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को बेसिक इंस्ट्रक्शन जो हैं वो किस में दी जाएगी? उसकी मातृभाषा में, मदर टंग, उसकी जो मातृभाषा है उसके अंदर उसको इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आ जाता है हमारा आर्टिकल नंबर 351, और ये भी मेरा पार्ट नंबर 17 में आ जाता है। तो इसमें बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पर बात होती है हिंदी भाषा की। तो देखिए, ये थे हमारे कुछ ऐसे राइट्स, अदर डायरेक्टिव्स जो डीपीएसपी से बाहर मेंशन्ड हैं। तो यहाँ पर आपके नीति निर्देशक तत्व सारे खत्म होते हैं। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है हर एक को कि कौन सा नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल के अंदर आता है, सोशलिस्टिक है, गांधीयन है या लिबरल इंटेलेक्चुअल है। उनसे बाहर भी जो हमारे हैं डायरेक्टिव्स वो भी मैंने आपको बताए हैं। केसेस जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच की कॉन्फ्लिक्ट हैं वो भी आपको बताए हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट कीजिएगा, अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।